नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स में। आज बहुत दिनों के बाद वापस उसी सेक्टर पे बात करेंगे जिस सेक्टर में हम बहुत दिनों से बुलिश ही थे। और बीच बीच में मैं आप सब लोगों को कोशिश करता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको कुछ शेयर्स उनकी अच्छे प्राइस लेवल्स पे बाय करके आपको कुछ उसमें फ़ायदा हो सके। कुछ दिनों पहले मैंने आईटी सेक्टर पे एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जो लोग अपने चैनल में नए हैं और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, मुझे लगता है वो लोग उस वीडियो को पहले देखें। उस वीडियो को पहले देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने आईटी सेक्टर के कुछ शेयर्स बाय कर लिए होते तो आपको कितना परसेंटेज गेन हो सकता था। उस टाइम पे भी 3-4 महीने 5 महीने मार्केट में गिरावट थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितने दिन मार्केट में गिरावट थी। तो उस टाइम भी मैंने इस सीरीज़ का पहला वीडियो बनाया था कि आईटी सेक्टर में बॉटम बन चुका है क्या। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आज बात करते हैं आईटी सेक्टर की। जैसे कि मैंने 2-3 मीटिंग्स में कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे देता है तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, उसमें नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो या तो अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो आईटी सेक्टर या तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा या तो ब्रेकआउट हमें उसका मिल जाएगा। तो ये लास्ट 2-3 मीटिंग में हमने डिस्कस किया था। और आज जिस तरह से हमें एक रैली मिली है तो हम देखते हैं कि ये रैली सस्टेन होगी कि नहीं। लेकिन जो भी शेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, आप उसका इमीडिएट 4 या 5% टारगेट मत देखिए। आईटी सेक्टर में टारगेट्स बहुत बड़े हैं, लेवल्स बहुत ऊपर के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ रिवर्सल है। इस रिवर्सल को फॉलोअप कैंडल आना ज़रूरी है। तो मंडे को ट्यूसडे को हमें देखना पड़ेगा अगले वीक में ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है आईटी सेक्टर का, ये सस्टेन करता है कि नहीं। और आज जो निफ्टी ने जो हाई लगाया उसमें मोस्टली आईटी सेक्टर का ही योगदान है। आईटी सेक्टर के रैली के कारण निफ्टी में जो ब्रेकआउट मिला है वो भी हमें देखना पड़ेगा सस्टेन होता है कि नहीं। क्योंकि रिलायंस में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, रिलायंस में करेक्शन जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी करेक्टेड हो रहा है, करेक्शन मोड में है। ऑटो सेक्टर करेक्शन मोड में है। तो पूरा दामोदार जो भी है वो आईटी सेक्टर पे है। तो चालू करते हैं आईटी सेक्टर के ऑल शेयर्स का एनालिसिस। जितने भी शेयर्स में दिखाऊंगा उसमें सब में मेरा पर्सनल बाइंग का व्यू नहीं है, लेकिन जो भी कुछ उसमें से कुछ एक डिस्क्लेमर है, उसमें से कुछ शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी रहेंगे। तो ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और मैं मैक्सिमम शेयर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। और जिन्होंने अपना पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी आईटी का, क्योंकि जब भी मैंने हमेशा आपको बोला है कभी भी किसी भी सेक्टर में एनालिसिस करना होगा आपको, तो पहली चीज़ है उस सेक्टर के निफ्टी का एनालिसिस कीजिए। जैसे कि अब अगर आप आईटी सेक्टर के शेयर्स देखना चाहते हैं तो पहले उसका जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स, उसको देखिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ दिनों पहले हमने डायग्राम बनाया था। ये थोड़ा सा मैं इसको वापस हाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2020 से एक अच्छी रैली मिली थी, उसके बाद एक करेक्शन आया था और फिर आईटी सेक्टर ये पूरा कंसोलिडेशन में चला गया था। आप देख सकते हैं ये पूरा आईटी सेक्टर का कंसोलिडेशन है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीकली चार्ट है। तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है।
और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा उतना ही उसका जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपका पैसा बना के देगा। और अगर आप यहाँ से ऊपर तक फिबोनाची का चार्ट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से आईटी 38.2 और 50% के अराउंड कंसोलिडेट हो रहा था, ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, अगेन अगेन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो बहुत दिनों से ये अभी भी सेक्टर उसी की अराउंड घूम रहा है 38.2 के। और अगला जो रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा आईटी सेक्टर के लिए वो 32,900 के अराउंड है। तो ये वीकली चार्ट है, हम डेली चार्ट भी देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं है। मैं इस ब्रेकआउट से तभी खुश होऊंगा जब ये अपने इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन रहेगा। उसका रीज़न भी आप देख सकते हैं, अगर ये लेवल क्रॉस होके सस्टेन हो गया आईटी, तो ही हमें इस जो पैटर्न का है ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं तो ये फेक आउट होके वापस यहाँ से आईटी सेक्टर नीचे जाने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉलो अप कैंडल आना ज़रूरी है। लेकिन जो भी शेयर्स बॉटम पे है उनको आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसका ब्रेकआउट एक ना एक दिन आना है। अगर इसमें अभी फ़िलहाल यहाँ से रेजिस्टेंस मिलके थोड़ा सा आईटी सेक्टर नीचे आके वापस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब डबल बॉटम बनता है तो यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, यहाँ पे बायर्स लोग इंटरेस्टेड होंगे, साइकोलॉजी को समझिए। दूसरा बॉटम यहाँ तक बन चुका है, तो जब भी आईटी सेक्टर नीचे आने लगेगा तो यहाँ पे जो भी बायर्स एंट्री कर चुके हैं वो वापस आईटी सेक्टर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो आईटी सेक्टर का जो निफ्टी आईटी का जो टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा इस पैटर्न के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को ऊपर तक पकड़िए, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी टॉप के लिए आईटी रेडी हो रहा है। ये जो टॉप बनाया था तो इसी टॉप के लिए अभी ये जो पैटर्न बन रहा है, इस रेजिस्टेंस तक जाने के लिए निफ्टी आईटी रेडी हो रहा है, एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, आईटी के शेयर्स वापस कंसोलिडेशन में जाएंगे और फिर हमें एक अच्छा बूम मिलेगा। डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न क्लियर दिख रहा है हमें, ये एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम। मंडे को इसको फॉलो अप बाइंग मिल सकती है, तो निफ्टी में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मंडे को हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरएसआई अभी भी फेवरेबल लेवल पे है। तो आईटी सेक्टर में मंडे को भी एक अच्छी फॉलो अप बाइंग हमें दिख सकती है। इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं, अब इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे, उसमें लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आपको कुछ बाइंग वगैरह करनी होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्फोसिस का डेली चार्ट है, जिस दिन यहाँ से गैप डाउन हुआ उस दिन भी मैंने बताया था कि आप इन्फोसिस को बाय कर लीजिए, क्योंकि इन्फोसिस इसके नीचे जाना मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन क्यों हुआ था, इसका क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो मार्केट के हिसाब से नहीं आया था। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बोला कि एक क्वार्टर के रिजल्ट से कुछ नहीं होता, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो कंपनी अपने वैल्यूएशंस पे वापस आएगी। तो देख सकते कि उसी दिन जैसे ही ये लो बना वहाँ से बाइंग आके ये जो ग्रीन कैंडल है उसमें कंटिन्यू बाइंग दिखी हमें उसी दिन। और आप देख सकते कि उस दिन का लो उसके बाद ब्रेक ही नहीं हुआ, और ये डेट थी 17 अप्रैल 2023। इस दिन भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था इन्फोसिस बाय कर लो, लेकिन इन्फोसिस ऐसा शेयर है, इसका जो मूवमेंट रहेगा वो आपके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह नहीं होगा। उस तरह से इन्फोसिस नहीं भागता जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन ये ऐसा शेयर है,
इन्फोसिस, टीसीएस है, ऐसे शेयर है, इसमें अगर आप आंख बंद करके भी किसी भी लेवल में पैसे डाल दोगे, जैसे कि हमने 1700 के लेवल में भी इन्फोसिस को बाय किया है, 1500 में भी बाय किया है, 1100 में भी बाय किया है, 1180 या 1200 के अराउंड। तो ऐसा शेयर है कि इसमें किसी भी लेवल पे आप पैसे डाल सकते हो। तो हम यहाँ से ये जो लो बना था 2020 में, उसके बाद जो रैली आई है उसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल के देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि यहाँ से बाइंग वापस आएगी। आप देख सकते हैं क्योंकि ये 50% के नीचे खुला था उस दिन, और जैसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों को ये दिखा कि ये बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों ने अपना बड़ा बड़ा पैसा इसमें डाल दिया। और आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग कर लेते तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 10%, 7-8% तो बढ़ ही जाता था। तो इन्फोसिस का एक बार टारगेट देख लेते हैं, आगे के टारगेट। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज ही किसी ने मैसेज में पूछा था कि इन्फोसिस कब सेल करना है। अगर इन्फोसिस सेल करना है तो इन्फोसिस क्यों ले रहे हो, तो बाकी शेयर्स लो। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में ज़्यादा पैसा बनेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अगर पैसा सेफ जगह पे चाहिए तो इन्फोसिस का शेयर आपके लिए, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर्स आपको डिविडेंड भी अच्छा देगी और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। तो ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो गैप डाउन बना था इन्फोसिस का, ये गैप अभी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन इसको फॉलो अप बाइंग आना ज़रूरी है। एक ही दिन में हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये सस्टेन हो गया इसके ऊपर इसको सस्टेन होने के लिए अभी ये सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा। तो मुझे नहीं लगता अभी इन्फोसिस 1300 के नीचे अभी फ़िलहाल इमीडिएटली जाने के कोई चांसेस है। अगर रिजल्ट में ही कोई बड़ी बात आ जाती है तो ही ये पॉसिबिलिटी होगी। और इन्फोसिस का इस लेवल के ऊपर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने यहाँ 1-2 बार सपोर्ट लिया था और ये सपोर्ट गैप डाउन के कारण ब्रेक हुआ था। तो इन्फोसिस इसके ऊपर तो आ चुका है, ये वीकली चार्ट है। और जो हमें ब्रेकआउट मिलेगा इस ट्रेंड लाइन को जब इन्फोसिस क्रॉस कर लेगा और इस पूरे चैनल के ऊपर जब वो सस्टेन होने लगेगा, तो ये जो लेवल है वो है 16 से अराउंड ये लेवल निकल के आ रहा है। जिस दिन इन्फोसिस इस लेवल के ऊपर 1650 याद रखते हैं लगभग, अगर इन्फोसिस 1650 के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से जो ऊपर के जो टारगेट्स है, जो मैंने पहले भी बोले थे आपको, 1900, 2000, 2200 और 2500, ये टारगेट दिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्फोसिस के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन होगा, वापस थोड़ा सा नीचे की तरह इन्फोसिस आएगा और फिर ऊपर की तरह मूवमेंट देगा। तो मुझे लगता है जिन लोगों का 3 साल का नज़रिया है वो लोग आराम से पैसे डाल सकते हैं इन्फोसिस में। एक बढ़िया शेयर है। इन्फोसिस के लिए अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आप देख सकते कि यहाँ पे जो एक बॉटम बना था इन्फोसिस का, ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 1425 का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन इन्फोसिस में वापस आएगा, तो उस टाइम पे आप बाय ज़रूर कीजिए। अभी भी आप बाय कर सकते हो, मंडे को अगर थोड़ा भी नीचे मिले तो आप बाय कर सकते हो। 1400 के नीचे थोड़ा सा 1400 के अराउंड आपको मिल सकता है। डेली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं और मंथली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट पे भी एक अच्छा जो कंसोलिडेशन है, ये जो टॉप बनेगा वही टॉप हमने बनाया है, क्योंकि आप देख सकते इस पे नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक बड़ा बाउंस बैक मिला था और वही बाउंस बैक टूटने के बाद वो पॉइंट रेजिस्टेंस साबित हुआ इन्फोसिस के लिए और फिर गैप डाउन मिला। तो ये जो लेवल है 1440 का, ये इन्फोसिस के लिए बड़ा रेजिस्टेंस साबित होने वाला है। तो इमीडिएटली कूद के एकदम से बल्क में बाइंग मत कीजिए। आपका वही प्रॉब्लम है, आप एक साथ जब भी मार्केट ऊपर जाने लगता है तो आप एकदम बल्क में बाइंग करते हो, और जब शेयर्स नीचे रहते, रेड रहते, यहाँ पे किसी ने बाय करने के लिए नहीं पूछा। लेकिन आज जैसे ही सब लोगों के मुझे मैसेज थे, जैसे आज इन्फोसिस ऊपर जाने के लिए दिखा तो आज इन्फोसिस में इंटरेस्ट था। जब मैं यहाँ पे डाल रहा था बाय करने के लिए तो मुझे कोई
हमेशा यही पूछा जाता था कि इन्फोसिस के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है 2 साल से, फिर भी आप इन्फोसिस बाय करने के लिए बोलते हो। टीसीएस का अगर आप चार्ट देखोगे, डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। इसको फॉलो अप आना ज़रूरी है। ये ब्रेकआउट तभी कैंसिल होगा अगर इसके साथ एक ट्वीज़र टॉप वाला कैंडल बनता है, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया था। इसके हाइट के सेम रेड कैंडल अगर इसके बाजू में बन जाता है और वो इस लाइन के नीचे आ जाता है तो ये ब्रेकआउट शायद कैंसिल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज के वॉल्यूम थे, मुझे नहीं लगता कि ये अभी इमीडिएटली ब्रेकडाउन देगा। आप देख सकते हैं कि ये लेवल, ये जो ब्लैक लाइन निकाल के रखा है, ये टीसीएस के लिए ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था 3385 का, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर रैली मिली, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, ब्रेकडाउन मिला, ऊपर गया शेयर, फिर से नीचे आया, रेजिस्टेंस मिला। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत दिनों से ये जो लेवल बन चुका था टीसीएस के लिए, उसको निकालना मुश्किल हो रहा था। तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, टीसीएस ये लेवल तो निकाल चुका है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, फिर ये लेवल निकालना ज़रूरी है। एकदम से अगर टीसीएस भाग जाता है तो हमेशा की तरह उसमें वापस सेलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो फॉलोअप कैंडल आएगा, ये शायद 1 या 2 दिनों का ग्रीन कैंडल हमें मिलेगा वापस, और उसके बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सा शेयर नीचे भी आएगा, और जो सपोर्ट बन के निकलेगा टीसीएस के लिए, वो लेवल हम एक बार देख लेते हैं। तो टीसीएस के लिए जो बाइंग लेवल मैं अभी सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 3440 और 3460 के बीच में। 3440 और 3460 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये जो कैंडल का है वो, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% 3440 है। तो शायद हमें मंडे को भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है। अगर रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो तो आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, और फिर एक ऊपर की तरह रैली मिलेगी तो अच्छा रहेगा। एकदम से ब्रेकआउट होके ऊपर भाग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा टीसीएस को सस्टेन होना। और आप देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है, ये सब निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है, ये इसको डब्ल्यू पैटर्न की तरह बोलते हैं। और अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट मिल जाता है इस पैटर्न का, तो जहाँ से ये फॉल चालू हुआ था वहाँ तक टीसीएस चला जाएगा। देख सकते हैं कि एक ऐसा फॉल है, उसके बाद ये डब्ल्यू बन रहा है, और ये डब्ल्यू उसको वापस वहीं पे लेके जाएगा जहाँ से ये फॉल चालू हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है टीसीएस का, यहाँ से हमें एक रैली मिली थी, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वापस यहाँ पे टीसीएस गिरा था, हम ये सब ड्राइंग हटा देते हैं। हाँ, तो मैं इस लेवल की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं इस लेवल से एक बढ़िया बाइंग आई थी, और जो टीसीएस को ऊपर लेके गई थी, वापस उसी पे सपोर्ट मिला था, लेकिन ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए उसमें सेलिंग आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट टूटने के बाद टीसीएस के लिए वही पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया, और आज उस पॉइंट को उसने निकाला है 3400 के लेवल को। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट साबित होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें अभी फ़िलहाल देख रहा है वॉल्यूम के हिसाब से। इसको इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस आके वापस टीसीएस नीचे आ सकता है। क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है, जो असली ब्रेकआउट होता है, जो अच्छा ब्रेकआउट होता है, वो प्रीवियस टॉप को निकालता है। ये जो प्रीवियस टॉप है इसको निकालना ज़रूरी है, तो ही इसमें और बायर्स आएंगे। नहीं तो अभी बायर्स यहाँ पे थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेलर्स रेडी होते हैं। क्योंकि पिछली बार यहाँ से डाउनफॉल आया तो यहाँ सेलर्स जो भी एफ एंड ओ पोजिशन लेते हैं, तो सेलर्स यहाँ पे रेडी रहते हैं।
नई पोजीशन लेने के लिए। तो इसके ऊपर जैसे ही निकलेंगे तो बहुत जो शॉर्ट्स जिन्होंने शॉर्ट्स किया हुआ है तो वो अपनी पोजीशन निकालने के लिए शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो और एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है। ये वीकली चार्ट है। तो अगले वीक में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो तो एक तो 3400 का नीचे के साइड में है जो कि सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगले वीक में। और जो ऊपर की लेवल है अगर ये निकल जाती है तो टीसीएस को 4000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एचसीएल टेक की बात करते हैं। एचसीएल टेक में ज़्यादा एडवाइस नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है और इस क्वार्टर के भी रिजल्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं एचसीएल टेक के, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट था, इसको डेली में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक डबल टॉप बना था एचसीएल टेक में, जो हमने हमारे वो जो पिछला वीडियो जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक डबल टॉप उसने बनाया था। उस डबल टॉप का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था। और जब रिवर्सल चालू हुआ, जब मैंने आपको बताया है रिवर्सल कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल सपोर्ट पे कुछ तो प्राइस पैटर्न बनना चाहिए या कुछ हैमर जैसी कैंडल बननी चाहिए और वहाँ से फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बढ़िया रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम उसने बनाया था और उसी बॉटम का जैसे ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी रैली मिली और ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी इसको निकालने में टीसीएस को बहुत दिन से परेशानी हो रही है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए एचसीएल टेक को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो हम इसके लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये जो बॉटम है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था, तो ये एचसीएल टेक के लिए एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा अभी क्योंकि हम उसके ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि ये इतनी गिरावट होने के बाद अभी जो सपोर्ट एचसीएल टेक को मिला वहीं से सपोर्ट मिला है। तो आप देखिए ये सपोर्ट हमने कहाँ से ढूंढा है, ये सपोर्ट यहाँ से मिला है हमें। तो जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट एनालाइज किया कीजिए तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वीकली कैंडल, ये वीकली चार्ट है एचसीएल टेक का और ये जो वीकली कैंडल बनी है ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे हैमर बना है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इस हैमर के हाई के ऊपर ट्रेडिंग अगर चालू हो जाता है उसके ऊपर वो सस्टेंड हो जाता है तो बहुत बढ़िया रैली आएगी। तो ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ है इसका हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। जितने दिन का कंसोलिडेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो गैप है ये पहला टारगेट बन जाएगा टीसीएस की एचसीएल टेक के लिए 1270 और 1280 का, और उसके बाद हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ये है मतलब जो भी टारगेट है अभी 1360 का वो हमें जल्द ही दिखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आप खुद भी देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन निकाल के इसके प्रीवियस टॉप के ऊपर जैसे ही शेयर चला जाएगा तो आपको उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो ब्रेकआउट का लेवल एचसीएल टेक के लिए अभी फ़िलहाल 1205 का लेवल है। इसके ऊपर निकलते ही एक बढ़िया मूवमेंट आएगा और अगर न्यू बाइंग करनी है तो इस जोन में आप कभी भी बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, 1100 के नीचे, टू बी प्रिसाइज 1090 नीचे की लेवल है और ऊपर की लेवल 1205 है। तो ये हो गया एचसीएल टेक। एलटीआई माइंडट्री एक बढ़िया शेयर, आफ्टर माइंडट्री का मर्जर होने के बाद ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियोस में भी किया था। तो अभी 50% के सपोर्ट पे है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अभी भी टारगेट बहुत ऊपर है, आप देख सकते हैं एलटीआईएम का टारगेट है 7600। तो मैंने पिछली बार जब इसको बताया था मुझे लगता है एलटीआईएम
4,000 के अराउंड था। मैंने कुछ लेवल्स लिख के रखे हैं आपके लिए पेपर पे। तो जो मैंने वीडियो पिछली बार बताया था 4,000 पे LTI माइंट्री मर्जर होने से पहले LTI 4,000 पे था। और तब मैंने बताया था कि ये एक बहुत बढ़िया शेयर है। अगर आप इसको 2 साल के लिए परचेस करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और वो जो वीडियो मैंने बनाया था वो 27 जून 2022 को बनाया था। तो मुझे लगता है लगभग 1 साल का पीरियड अभी हो चुका है। और हम जो LTI में लेवल देख रहे हैं वो 5,000 के अराउंड का लेवल है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल चुके हैं LTI में। जिन्होंने भी उस वीडियो के साथ हमारे साथ तब से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने एक अच्छा गेन LTI में लिया है। तो ये सब ड्राइंग्स में हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि LTI का चार्ट है, ये 1,200 रुपये पे 1,300 रुपये पे था कोविड के टाइम पे। और फिर 7,000 पे लेवल पे जाने के बाद कुछ तो करेक्शन आएगा। तो जिन्होंने मैं तो कोविड के टाइम से ही इसमें एज ए इन्वेस्टर हूँ। मैं LTI में बहुत पुराना इन्वेस्टर हूँ। तो मुझे ये जब मुझे लगता है ये मिड कैप के लेवल पे था तभी से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और ये मेरा कोई बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये शेयर आपको अभी भी 5,000 के लेवल पे है और ये अभी भी आपका पैसा 7,600 तक ये जाने वाला है, एक ना एक दिन जाने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि आपके रिटर्न्स और बढ़ेंगे। जब भी IT सेक्टर में फॉल आएगा, ये वीडियो सिर्फ इस वीक के लिए या इस महीने के लिए नहीं है। आप देखते रहिए कि ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स आपको खुद को ड्रॉ करते आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आप देखिए मैंने सपोर्ट कैसे निकाले है। ये एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। जो कोविड का लो था वहाँ से रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद सपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर से गिरता है ना, तब कोई उसमें बाइंग नहीं करना चाहता। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे कितने सारे सपोर्ट्स थे। तो एक बार हमें वो शेयर 3,600 के लेवल पे भी आते हुए दिखा। तो ये जो कंसोलिडेशन, यहाँ प्रीवियस कंसोलिडेशन आप देख सकते हो कि प्रीवियस कंसोलिडेशन का भी आपको सपोर्ट था जब ऊपर से गिर रहा था। तो आप सोचिए, जो लोगों ने साइकोलॉजी को समझिए, जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, जैसे ही ये शेयर वापस वहाँ पे आएगा तो ये लोग वापस यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। तो ऐसा जब बड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है तो यूजुअली वो उसके लिए एक बढ़िया सपोर्ट साबित होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 या 2 शेयर बाय कर लेते, इस चार्ट को ना मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाता हूँ। तो सोचिए कि ये शेयर ऐसा ऊपर से गिर रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं जैसे कि मैं करता हूँ। नीचे आ गया, 1 शेयर ले लो, और नीचे आ रहा है 1 या 2 शेयर ऐड कर लो। जब ये सपोर्ट बन जाएगा आपको दिख जाएगा कि ये सपोर्ट बन रहा है। इसने आपको दिखाया था कि ये सपोर्ट क्यों बना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वापस वही पैटर्न बनाया उसने, एक डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना दिया। मतलब इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट साबित हो गया। जैसे ही ये सपोर्ट साबित हो गया, आप देख सकते हैं कि ये लो बिल्कुल भी नहीं टूटा। भले शेयर बड़ा ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका कंसोलिडेशन का जोन बदल गया, 50 से 38.2 पे शिफ्ट हो गया। ये जो लेवल थी ये 61.8 का लेवल था और ये जो लेवल है 50 का लेवल है। तो कंसोलिडेशन जोन ऊपर चला गया और वापस नीचे आया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर बार वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े दिनों का कंसोलिडेशन हमारे पास है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो गिरावट चालू हुई थी वो अप्रैल में चालू हुई थी और हम अभी वापस अप्रैल 2022 में चालू हुई थी और अब हम जुलाई 2023 में आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जितने भी बायर्स है, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया हुआ होगा, वो सिर्फ इस ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट हमें मिलेगा, वो
सॉरी, जैसे ये ब्रेकआउट मिलेगा, रीटेस्ट होगा, तो इस और जैसे ऊपर जाने लगेगा तो इसमें भारी भरकम इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये म्यूचुअल फंड और ये जो लोग हैं वो कुछ ही दिनों में अपना गेन बड़ा करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा तो शेयर्स अपने उसके ऊपर वाले टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि पहला टारगेट रहेगा अपना 5,670 का, उसके बाद अराउंड 6,400 का, और फिर 7,500 का। तो ये खुद आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये था LTIM का चार्ट जो मुझे पसंद है। LTTS एक बढ़िया कंपनी है, लार्सन एंड टुर्बो ग्रुप की ही कंपनी है, IT सेक्टर की ही कंपनी है, LTIM की तरह ही कंपनी है। तो ये जो मैंने सर्कल मार्क करके रखा है ये इसका ये था गैप छोड़ा हुआ था, और जैसे ही ये जुलाई 21 में गैप छोड़ा हुआ था तो ये ऊपर जाने के बाद वो गैप फिल करने के लिए आया। तो जिस दिन ये गैप फिल के आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको क्लियर दिख रहा, हाँ अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लियर गैप था। तो जैसे ही ये गैप फिल करने के लिए आया, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को बताया, क्योंकि वो लेवल आप देख सकते हैं कि 2,980 है और ये जुलाई 2022 की बात है। तो जैसे ही ये लेवल आया, मैंने अपनी कुछ यहाँ पे मैंने कुछ शेयर्स बाय कर लिए, और वापस ये लेवल हमें वापस देखने को मिला। तभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यहाँ पे कुछ शेयर्स बाय कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हम उसी दरमियान है। यहाँ पे वापस एक गैप है LTTS में, ये कब भरेगा मुझे पता नहीं। शायद LTTS वापस ऊपर जाने के बाद वापस एक रैली देने के बाद नीचे आ सकता है, कहाँ से आएगा पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये वापस इमीडिएटली ये फिल करने आएगा, क्योंकि एक कॉमन गैप है। कॉमन गैप का मतलब मैंने बताया था, कॉमन गैप और रन अवे गैप का। कॉमन गैप मतलब जब गैप कभी छूटता है और उसके पीछे वाले इसमें वो प्राइस ट्रेडिंग हुई होती है तो उसको कॉमन गैप बोलते हैं। और जब कोई शेयर अपने हाई लेवल पे रहता है और वो छोड़ के अगर गैप वहाँ से अगर शेयर भाग जाता है तो वो रन अवे गैप हो जाता है। तो रन अवे गैप मोस्टली इमीडिएटली भर जाता है, लेकिन कॉमन गैप भरने के लिए थोड़ा सा शेयर टाइम ले सकता है। कभी कभी गैप अनफिल्ड भी रहते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट ठीक से उठा के देखोगे तो 11,000 और 12,000 के बीच में निफ्टी ने बहुत सारे गैप छोड़े हुए हैं। आप देखना चाहते हो तो आप डेली चार्ट पे आप जाके देख सकते हो। LTTS के जो आगे के टारगेट है तो वो 4290 और 4750 है। और अगर LTTS आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, क्योंकि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू रेजिस्टेंस शेयर ले रहा था। तो हम इसको ना एक मिनट, हम इसको एक पैरेलल चैनल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि LTTS के लिए ये जो लेवल रहेगा बॉक्स का टॉप, ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ये सेकंड सपोर्ट होता है, और उसके नीचे जाना LTTS थोड़ा मुश्किल है। अगर इन दो लेवल के अराउंड आपको ये शेयर मिलेगा तो आप ज़रूर उसको बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप उसको बाय कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है अपना वो 4,750 है, और उसके बाद जो आपको लाइफ टाइम हाई मिला है 5,200 और 6,000 का लेवल, ये जल्द ही देखने को मिलेगा LTTS में। तो एक बढ़िया शेयर है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जो मेरा फेवरेट शेयर है और एक परसिस्टेंट सिस्टम, एक दिन आप बाय करते हो, दूसरे दिन शेयर फॉल हो जाता है तो तुरंत मुझे मैसेज आना चालू हो जाते हैं, सर परसिस्टेंट गिर गया है, परसिस्टेंट में क्या करना है, परसिस्टेंट में रहना है कि छोड़ देना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये एक दिन 2 दिन या हफ्ते की प्राइस मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पैटर्न ये बना रहा है।
ये सब ड्राइंग हम हटा देते हैं, ये ड्राइंग्स मैं आपको वापस निकाल के बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप देखिए ये शेयर कितना बढ़िया पैटर्न बनाते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो वेव थ्योरी की तरह ये पैटर्न चल रहा है, इसने अब आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी ये शेयर कभी ऐसा मूव होता है इस तरह से, तो उसका इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि पिछला लो जो है, शेयर का पिछला लो जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर जाते हुए वापस नीचे आता है और अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर ये पैटर्न कैंसिल हो जाता है। तो आप देखिए लो मार्क करते जा रहा हूं मैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उसने अपने पैटर्न को फॉलो किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने इस शेयर ने कितने बढ़िया रिटर्न बना के दिए थे। 2020 में 432 ऐसा पकड़ के चलते कि 500-600 के लेवल पे ये शेयर मूव कर रहा था, जो उसने हाई बनाया था 4925, और उसी हाई के दरमियान वो एक दो बार आ चुका है। आप देख सकते हैं एक हाई बना, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, और वापस वो उसी लेवल को टेस्ट करने अभी वापस जाएगा 5200। अभी जो नया हाई बनाया है वो 5200 का है। और ये इस हाई को आप एक बार मार्क करके रखिए, इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने बीच में एक बार इसको बाय किया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकालने में कामयाब हुआ था, और उसके बाद वापस नेक्स्ट डे उसमें सेलिंग आ गई, और अभी शेयर 10 डेमा के ऊपर जस्ट निकला है। ये बोलिंजर बैंड से जो मीटिंग में हमने बताया था कि ये जैसे लोअर लेवल पे आ जाएगा कोई भी शेयर तो उसमें बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 10 डेमा 20 डेमा को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाला है। तो ये एक बुलिश क्रॉस ओवर होगा, और जल्दी मुझे लगता है कि हमें 5000 का लेवल परसिस्टेंस सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो मेरी पर्सनल राय है कि एक बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म, जिनका व्यू 3 या 5 साल से है, 5 साल के ऊपर है, 3 साल या 5 साल तक है, ये आपका पैसा कम से कम डबल या ट्रिपल करके देगा। ये एक ऐसा शेयर है। और ये जो कंसोलिडेशन हमें मिला है ये बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है। इसको वीकली चार्ट पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये लेवल निकलेगा, जैसे, और ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छी कैंडल है, बायर्स नीचे से इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी एक हैमर बना था, अभी एक हैमर की तरह ही कैंडल बनी हुई है। और जैसे ही ये शेयर क्रॉस करेगा इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर की तरह जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने बोला प्रीवियस टॉप को क्रॉस करना ज़रूरी है। जैसे ही ये शेयर 4000 हाई जो है 5055 का हाई है इस कैंडल का, तो जैसे ही ये कैंडल का हाई क्रॉस करेगा ये शेयर 5055, तो ये बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जब इसमें रैली आती है तो आप देख सकते हैं इसमें होता क्या है। और परसिस्टेंस सिस्टम के अगर रिजल्ट्स देखोगे पिछले 2 या 3 क्वार्टर के, तो उसने इन्फोसिस, टीसीएस, LTIM, LTTS सबको बीट किया था, इसीलिए उसमें अभी भी बायर्स इतने इंटरेस्टेड है। विप्रो जो सबका फेवरेट है और मेरा बिल्कुल भी फेवरेट शेयर नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ये शेयर बेसिकली पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इसका जो लॉट साइज़ है F&O में वो बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स लोग इसमें इंटरेस्टेड है। लॉन्ग टर्म ये डेप्थ फ्री कंपनी है, इसलिए
लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका व्यू 5-7 साल का है तो ये एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मैं ये सिर्फ बहुत सारे लोगों की विप्रो के बारे में क्वेरीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो बाय करना चाहते हैं या तो ऊपर की लेवल पे फंसे हुए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये विप्रो का वीकली चार्ट है। हम सेम काम करेंगे, नीचे से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे, और आप देख सकते हैं कि जब तक विप्रो 450 को क्रॉस नहीं करता, विप्रो में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन है वो बहुत दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और वो वापस यहाँ पे जब आएगा विप्रो तो एक रेजिस्टेंस साबित होगा। तो जो भी लोग विप्रो में एवरेज करना चाहते हैं, जो ऊपर की लेवल पे है, वो 450 के अराउंड 450 के ऊपर ही एवरेज कीजिए, क्योंकि यहाँ से नीचे वापस विप्रो या इस जोन में विप्रो कितने दिन रहता है पता नहीं। और जो भी न्यू इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है, अभी विप्रो 405 पे है, तो 450 के ऊपर ही इसकी बाइंग बनती है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। और जैसे कि हम देखते हैं कि विप्रो में एक मदर कैंडल है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके हाई को क्रॉस करने के लिए आप देख सकते हो विप्रो को इसका हाई और लो मार्क करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो मदर कैंडल है उसको निगेटिव करने के लिए ये जो मदर कैंडल है, यहाँ से जब ब्रेकडाउन मिला ऊपर की तरफ वापस गया और नीचे ब्रेकडाउन मिला, तो अभी भी उसके लो के ऊपर विप्रो आ नहीं पाया है। तो ये मदर कैंडल विप्रो को थोड़ा हाई के ऊपर निकलने में थोड़ा सा परेशानी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग वापस एंट्री करेंगे। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है वो अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे पर्सनली मुझे लगता है कि जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं वो विप्रो छोड़ के किसी और शेयर में, KPIT वगैरह जो अच्छा शेयर है मिड कैप और स्मॉल कैप का, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये पैटर्न में बढ़िया क्यों बोला आप देख सकते हैं। तो एक अच्छा हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो जिसका ब्रेकआउट हमें मिलना बाकी है। लेकिन विप्रो का बहुत बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वीकली चार्ट है, तो वीकली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमने ये जो सब टॉप से इसको मार्क कर दिया, तो ये जो टॉप से इसके ऊपर विप्रो निकलना ज़रूरी है। तो ये टॉप हो जाता है 415 का, 415 के ऊपर वीकली चार्ट पे अगर विप्रो सस्टेन हो जाता है, तो इसका जो टारगेट बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल निकालने की कोशिश उस टाइम पे होगी, क्योंकि उसका टारगेट ऊपर की तरफ आ रहा है। KPIT एक अच्छा शेयर है, बहुत भाग चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है अभी। जब हमने ये जो चैनल है, आप देख सकते कि मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, आप देख सकते कि यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल बना था, उसके ब्रेकआउट पे ही हमने उसको बाय किया हुआ है, और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट साबित हुआ, जो कि एक आइडियल ब्रेकआउट होता है। आइडियल क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद, शेयर ऊपर जाने के बाद वापस रिटेस्ट करने आया, और उसके बाद वो रैली देके ऊपर गया। ये वीकली चार्ट है, तो आप देख सकते कि ब्रेकआउट हमें मिला था 23 जनवरी को, और वापस रिटेस्ट हुआ 3 अप्रैल को। तो जो लोग यहाँ पे मिस कर चुके थे उनके लिए एक वापस अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि विप्रो के KPIT के लिए 730 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट साबित होगा, और उस तरह से KPIT ने एक अच्छा सपोर्ट साबित करते हुए एक अच्छी रैली दी। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था बीच में, और उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि वो भी मैंने ग्रुप में अपडेट किया था। उसका रीज़न है कि KPIT
इस जो बोलिंजर बैंड है ऊपर की तरह ट्रेड कर रहा है, उसको सेंटर में आना ज़रूरी है एक बार। वो एक अच्छी बाइंग लेवल रहेगी हमारे लिए। अगर वो सेंटर तक आ जाता है तो ये जो लेवल है 950, तो वहाँ तक एक बार KPIT आना चाहिए। अभी वो 10 डेमा का सपोर्ट रह रहा है, बीच में भी हमने थोड़ा सा बाइंग किया हुआ है। उसका रीज़न फिर से हमें एक ब्रेकआउट जल्द ही देखने को मिलेगा चार्ट पे, क्योंकि ये चार्ट स्क्वीज़ हो रहा है बोलिंजर बैंड। तो मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि अगर बोलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रहा है तो या तो वो कंसोलिडेशन इंडिकेट करता है, या तो एक साइड में कहीं तो ब्रेकआउट वो जल्दी देगा। लेकिन जिस तरह से पैटर्न है, 10 डेमा 20 डेमा को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हमें जल्द ही इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर हमें KPIT और नीचे के लेवल अराउंड 700-800 के अराउंड मिलेगा तो हम उसमें ज़रूर अच्छी बाइंग करेंगे। कोफोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों पहले इस कंपनी का नाम NIIT टेक था, तो 2 साल पहले इसको NIIT टेक के नाम से जाना जाता था। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत दिन तक गिरावट जारी थी, बहुत दिन तक गिरावट जारी थी। आप देख सकते हैं इसका चार्ट, क्योंकि 2020 में ये अराउंड 600-700 के लेवल पे था और उसने हाई बनाया था 6150 का। तो आप देख सकते हैं कि हमने वही किया, वापस हाई को मार्क किया। और आप देख सकते हैं कि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, इसका सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। देखिए आप 50%, जब मैं बताता हूँ कि कोई भी शेयर आप गिर रहा है ना, तो 50% के लेवल पे बिंदास बाय कर लो। 25% क्वांटिटी तो आप बाय कर ही सकते हो। और उसके बाद अगर नीचे मिलता है तो ये 61.8 का तो एक सपोर्ट हो ही जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द शेयर्स आप देखेंगे, जो अच्छे शेयर्स है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, वो 50% रिट्रेसमेंट के नीचे जाते नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी इस शेयर में, तो आप देख सकते हैं कि 50% का सपोर्ट उसके लिए अच्छा सपोर्ट साबित हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस वही हुआ, एक डबल बॉटम बना और वहाँ से शेयर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया। एकदम सपोर्ट पे 50% के सपोर्ट पे उसने एक डबल बॉटम बनाया। और अभी अगर मुझे कोई पूछेगा इस शेयर के लिए सबसे बढ़िया जो लेवल रहेगा सपोर्ट का, तो वो कौन सा रहेगा, तो वो ये रहेगा नेक लाइन। इस पैटर्न का नेक लाइन जो डबल बॉटम बनाया था, जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला, वो लेवल हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट लेवल बन के आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी शेयर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके लिए जो अभी ये रेजिस्टेंस है, आप फिर से देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकालना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बाउंस बैक मिला, वही सपोर्ट टूटने के बाद शेयर्स वापस वहीं पे आया है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है वीकली कैंडल पे। तो अगले वीक कोफर्स अगर 4750 को सस्टेन कर लेता है, 4750 को अगर सस्टेन कर लेता है, इसके नीचे उसकी क्लोजिंग नहीं आती, तो बहुत जल्द ही हम ये टारगेट देखेंगे कोफोर्स में। तो एम्फेसिस के बारे में जानेंगे। ये शेयर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब इतने सारे आईटी के सेक्टर्स में शेयर्स अवेलेबल है, इसीलिए मेरा मानना है कि 4-5 कंपनियां, अच्छे से कंपनियां आपको जो पसंद है वो निकाल के उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और आप देख सकते हैं कि इस शेयर में क्या हुआ है, अभी तक 50 के ऊपर जाने की कोशिश हुई, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश, वापस नीचे आया, 61 के सपोर्ट पे है। तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए अराउंड 1800 का एक अच्छा सपोर्ट है। और वापस ये वीकली चार्ट है, वापस ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है,
तो डेली चार्ट पे अभी भी ब्रेकआउट होने के लिए हमें इस लेवल के टूटने का इंतज़ार रहेगा ऊपर की साइड में। तो ये लेवल 2294, इसका मतलब 2300 का लेवल पकड़ के चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा शेयर। तो ये जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है, ये 50% का सपोर्ट, शायद वापस सपोर्ट बनेगी और फिर शेयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है एम्फेसिस में जो न्यू एंट्री करना चाहता है वो एंट्री 2300 के ऊपर ही बनती है। और अगर ये नीचे शेयर आता है 1800 के अराउंड, तो एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में एक बैड न्यूज़ है, फ़िलहाल हमने इसमें एंट्री कर चुके हैं, हमारे सब ग्रुप मेंबर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो हम इसमें ज़्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं हैं। उसका रीज़न मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो जब हैप्पीएस्ट माइंड लॉन्च हुआ था तो वो 380 के अराउंड आया था 2020 में। एक अच्छी रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन में शेयर चला गया था और मुझे लगता है जल्दी इसका रिवर्सल आ जाएगा। एक ओएफएस अभी फ़िलहाल लोअर लेवल पे उन्होंने ऑफर फॉर सेल या कुछ, तो मुझे याद नहीं वो वर्ड एग्जैक्टली, उन्होंने 970 के अराउंड, एग्जैक्टली 972 970 के अराउंड क्यूआईपी लॉन्च किया हुआ है। क्यूआईपी का मतलब होता है कि जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स लोग होते हैं उनको रादर देन आईपीओ या ओएफएस के बदले शेयर देने से क्यूआईपी लाया जाता है। मतलब बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए लोअर प्राइस में, मार्केट में जो प्राइस चालू होती है, क्योंकि क्यूआईपी लाया गया इस दिन पे 11 जुलाई को, जब प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था 960 के अराउंड, और क्यूआईपी लाया गया 970 के अराउंड। तो एक प्राइस अट्रैक्शन दिखा के बड़े इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना, ऐसा आप उसको याद रख सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये करने के लिए आप क्यूआईपी लाया जाता है कंपनी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हम जो टारगेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो है 1100 का, फिर 1200 का और 1290 का। बीच में इस क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है हैप्पीएस्ट माइंड के। जैसे ही इस क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे तो हम वापस इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें हुआ क्या है। जो गलत चीज़ इसमें मुझे दिख रही है अभी फ़िलहाल हैप्पीएस्ट माइंड में, मैं सब इन्वेस्टर लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम शेयर्स के दो पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो होता है, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। और दूसरा रहता है प्लेजिंग परसेंटेज। देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में तो इस शेयर में दिन वाले नहीं है। तो इसका अपडेट मैं आपको दूंगा, जिससे जल्दी हम निकलने की कोशिश। अभी हम वैसे ज़्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन फिर मिलता है कि क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं क्यूआईपी भी लगी गया था, तो शायद बड़े इन्वेस्टर को थोड़ा कंपनी को पेज की जरूरत होती है, उसके लिए थोड़ा प्लेस दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। अगर
इम्पोर्टेंट मिलेगा। अगला शेयर डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बाद सायंट। इसमें बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। आप देख सकते हो कि 2020 के बाद अभी भी ये शेयर ऊपर की लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1440 के अराउंड, और जब कोविड का जो फॉल था उसमें ये अराउंड 200 के लेवल पे था। तो हम देख सकते हैं कि बीच में इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमें मिला था, और अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और करेक्ट होने देते हैं। 1230 के अराउंड हम उसका सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1230 और 1235 के अराउंड, 1230 और 35 के अराउंड अगर ये शेयर हमें मिलता है तो हम तब उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है, और फिबोनाची भी हम डाल के देखेंगे इसको सॉरी बोलिंजर बैंड। तो आप देख सकते हैं कि हम ऊपर की लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट इसने मीडियन को टच करना ज़रूरी है। तो ये होगा साइंट के बारे में। एफएल इंडिया एक बार देख लेते हैं। एफएल इंडिया में हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कुछ दिनों से। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने इसके बराबर बॉटम को पकड़ा हुआ है, जहाँ से हमें ब्रेकआउट लेवल मिली थी। डेली चार्ट पे इसका डबल बॉटम पैटर्न बहुत अच्छे से दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि एफएल में जो गिरावट थी हमने इसके ब्रेकआउट को उसको पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, और ये शेयर अभी फ़िलहाल वापस अपना टारगेट अचीव करने के बाद, सेकंड टारगेट अचीव करने के बाद कंसोलिडेशन में है। जल्दी हमें इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा है इसका जो अगले टारगेट्स है ये बहुत ही ऊपर के टारगेट्स हमें निकल के आ रहे हैं। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो धीरे धीरे ये शेयर इस तरफ बढ़ेगा, अभी 1300 के अराउंड, फिर 1500 के अराउंड। क्योंकि आप देख सकते हैं इस शेयर ने एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, जिसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ था, वापस ये शेयर ऊपर की तरफ आया है। और कुछ दिन जब ये ट्रायंगल का नेक कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये शेयर अभी ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें मिलेगा। तो इसका जो लॉन्ग टर्म का ऊपर का टारगेट हम देखेंगे, जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। जब भी ब्रेकआउट मिल जाए हम समझ के चल रहे हैं कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो अराउंड 1700 के अराउंड इसका टारगेट है। तो हमने इसको अराउंड 900 के अराउंड बाइंग किया हुआ है, तो ये शेयर आपका पैसा डबल करके दे सकता है। रूट मोबाइल के बारे में किसी ने तो ग्रुप में पूछा था, मैं इसमें इन्वेस्टर नहीं हूँ और मैं ज़्यादा इस शेयर को फॉलो नहीं करता। फिर भी आप देख सकते हैं कि आईपीओ के लेवल के बाद एक अच्छी रैली के बाद वापस करेक्शन मोड में ये शेयर आ चुका था और अभी कंसोलिडेशन में है, और जल्दी इसका भी ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा, क्योंकि 50% के ऊपर इसने सक्सेसफुली ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो वीकली चार्ट पे एक बार इसको देख लेते हैं। इसने भी एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक बॉटम हो गया और एक बॉटम हो गया। तो इसका टारगेट जल्द ही अचीव होगा, तो बढ़िया टारगेट निकल के आ रहा है। तो जो भी लोग इन्वेस्टेड रही है, कुछ ही दिनों में आपको इसका टारगेट ज़रूर मिल जाएगा।
और जैसे कि हमने बोला कि प्रीवियस टॉप के ऊपर जैसे ये शेयर ट्रेड करेगा तो एक बढ़िया रैली हमें ऊपर की तरफ मिल जाएगी। कुछ लोगों ने बिरला सॉफ्ट के बारे में पूछा था। बिरला सॉफ्ट बहुत दिनों से गिरावट में था और रिसेंटली उसने एक अपसाइड का ब्रेकआउट दिया हुआ है। डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि %50 के नीचे जाने के बाद 61.8 का सपोर्ट उसे मिला और फिर वहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ मिली है। तो और आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसके अराउंड एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह काम करेगा। अभी ये जो एरिया है ये और ये इसका फ्लैग पोल रहेगा तो एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल है आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाला लेवल है ऊपर वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस शेयर के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट मिला था, ऊपर की तरफ गया और वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो शेयर पहली बार उसको टच करने आ रहा है। तो देखते हैं कि इस बार बिरला सॉफ्ट 380 के लेवल को क्रॉस पर कर पाता है कि नहीं। तो एक 380 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा जो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ शेयर्स जाएगा और फिर ऊपर आएगा। और लास्ट शेयर हम डिस्कस करेंगे झेंसर टेक। किसी ने तो क्वेरी में पूछा था सर, तो इसीलिए एक शेयर बताना चाहता हूँ। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं इसमें एडवाइस नहीं करता क्योंकि आईटी में बहुत अच्छे शेयर अभी भी बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा रिवर्सल उसको ऑलरेडी मिल चुका है और अभी फ़िलहाल 426 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और जल्दी वो अपना 580 वाला हाई अचीव कर लेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आईटी सेक्टर पे व्यू। आईटी सेक्टर पे मैं पहले से ही बुलिश हूँ और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कुछ शेयर्स अपने ग्रुप में डालने की कोशिश करता हूँ। एक लास्ट शेयर मैं दिखाना चाहता हूँ लैटेंट व्यू का, क्योंकि हमने इसमें फ़िलहाल रिसेंटली इसमें बाइंग की है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि लैटेंट व्यू लेने के बाद थोड़ा सा करेक्शन वापस दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें डरने की कोई बात है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको निकालने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। हमने जब बाय किया था तो शायद ये ग्रीन कैंडल पे बाय किया था। तो आप देख सकते हैं कि बाय करने के बाद वापस वो 10 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो एक अच्छी बात है। जल्दी इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें मिलेगा और टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं लैटेंट व्यू में वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 700 का टारगेट है अगर 2 या 3 साल का व्यू रखेंगे, और अभी 370 के भाव पे लैटेंट व्यू है। लेकिन एक साथ बाइंग नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही साथ बल्क में बाइंग मत करो, इसके ऊपर निकलने दो, ट्रेड होने दो, फिर इसमें कुछ परसेंटेज हम सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, धीरे धीरे बाय करते चलेंगे और एक बार हमें रिवर्सल कंफर्म हो गया, एक अच्छा पैटर्न बन गया तो हम उसमें बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आईटी सेक्टर पे व्यू। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं और ग्रुप में वही क्वेरीज वापस डालते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के बारे में 2 दिनों या 3 दिनों में मुझे जितनी भी क्वेरीज मिली है मैंने उन सबको सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं वापस बोलता हूँ कि ये मेरा सीरीज़ का दूसरा वीडियो रहेगा। तीसरा वीडियो में शायद 1 साल के बाद ही बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे देखना है कि ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस में बनाते जा रहा हूँ इसमें हम आईटी सेक्टर में कितना गेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।